नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हर किसी के मन में ये जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई है कि अब सरकार क्या करेगी, इस फैसले को सरकार किस रूप में लेगी, क्योंकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार अब क्या करेगी, क्या सरकार इस फैसले को स्वीकार कर लेगी, और अगर नहीं स्वीकार करेगी तो फिर क्या करेगी। तो हमें लगा कि इस मुद्दे को थोड़ा समझा जाए, इस पर विचार किया जाए कि आखिर सरकार इस पर क्या कर सकती है, उसके पास क्या विकल्प बचे हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दो हिस्से हैं। एक हिस्से के तहत इस चुनावी बांड योजना को तत्काल रद्द कर दिया गया है। इस योजना को लाने के लिए जिन जिन अधिनियमों में संशोधन किए गए थे, वे सभी संशोधन इस फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो चुके हैं। तो फैसले का इतना हिस्सा अपने आप लागू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया जा चुका है कि अब वो नया इलेक्टोरल बांड जारी नहीं करेगा, और जो बांड इनकैश नहीं हुए हैं उन्हें अब इनकैश नहीं किया जाएगा। अब फैसले का जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये आदेश दिया हुआ है कि अब तक जितने भी इलेक्टोरल बांड खरीदे गए हैं उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। इसके लिए एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया गया है कि 3 हफ्ते के भीतर एसबीआई इलेक्टोरल बांड से संबंधित सारी जानकारी, किसने खरीदा, कितने का खरीदा, किस तिथि को खरीदा और खरीदकर किस राजनीतिक दल को दिया, ये पूरी जानकारी 3 हफ्ते के भीतर वो चुनाव आयोग को मुहैया करा दे, और चुनाव आयोग अगले 1 हफ्ते के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, ताकि चुनाव से पहले जनता ये जान सके कि जिस दल को हम चुनाव में वोट करने वाले हैं उसे चुनावी फंडिंग कौन कर रहा है। तो कोर्ट के इसी फैसले को लेकर हर किसी के मन में आशंका पैदा हो गई है कि क्या सरकार ये जानकारी सार्वजनिक होने देगी, क्योंकि यदि ये जानकारी सार्वजनिक होती है तो निश्चित रूप से इसमें सरकार की, सत्ताधारी दल बीजेपी की और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी फजीहत हो सकती है, क्योंकि अभी तक 6,300 करोड़ से अधिक के इलेक्टोरल बांड की राशि अकेले बीजेपी को प्राप्त हुई है। तो यदि ये जानकारी सार्वजनिक होती है तो ये आम जनता को पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी रकम बीजेपी को किसने दी, किन किन लोगों ने दी। तो फिर इस बात की भी छानबीन शुरू हो जाएगी कि इतनी बड़ी रकम जिन जिन लोगों ने बीजेपी को दी तो क्यों दी। तो इस तरह से इतनी सारी हड्डियां बाहर निकल सकती हैं कि उसका सामना करना सत्ताधारी दल के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार नहीं चाहेगी कि ये जानकारी सार्वजनिक हो। इसी बात को लेकर हर किसी के मन में आशंका है कि फिर सरकार क्या करेगी। क्या वो कोई अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटेगी। लोगों की आशंकाएं अकारण नहीं है, क्योंकि सरकार का ये स्वभाव है और अतीत में वो ऐसा कई बार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को अध्यादेश के जरिए पलट चुकी है और बाद में उसको कानून में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन क्या वो इस मामले में भी ऐसा करेगी, हमें नहीं लगता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 प्रमुख फैसलों को अध्यादेश के जरिए इस सरकार ने पलटा है, एक फैसला दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़ा हुआ था कि सरकार का असली कस्टोडियन कौन है, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की अधिकार सीमा तय कर दी थी और पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सारे निर्णय लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार को दे दिया था। उस फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया था और बाद में उसे कानून बना दिया था, और उस कानून के जरिए दिल्ली सरकार का कस्टोडियन उपराज्यपाल को बना दिया गया था। दूसरा इसी तरह का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि जब तक इस मुद्दे पर संसद में कोई कानून नहीं बन जाता है,
तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी अध्यादेश के जरिए पलट दिया था और बाद में इस पर एक कानून भी बना दिया था और चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था। तो इन दो उदाहरणों को देखते हुए हर किसी के मन में यह आशंका है कि सरकार कोर्ट के इस फैसले को भी पलट सकती है, क्योंकि यह फैसला इस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो क्या वो ऐसा करेगी? हमें नहीं लगता कि इस फैसले को वो अध्यादेश के जरिए पलटने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिन दो फैसलों का भी हमने जिक्र किया, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलटा और बाद में उसे कानून में परिवर्तित कर दिया, उन दोनों फैसलों में कोर्ट ने एक विंडो खोल रखा था और सरकार ने उस विंडो का लाभ उठाया। मगर इस फैसले में कोर्ट ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है। दूसरी बात कि वे दोनों मामले सीधे जनता से नहीं जुड़े हुए थे। दिल्ली सरकार का मामला दो दलों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का भी मामला एक सीमित दायरे का था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है, ये सीधे जनता बनाम केंद्र सरकार के बीच का है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए जनता के अधिकार को स्थापित करने का काम किया है, या कहें कि इस फैसले का आधार ही यही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि वो जिस दल को वोट कर रहे हैं उसे फंडिंग कौन कर रहा है। तो यदि सरकार इस फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटती है तो सीधे तौर पर यह संदेश जाएगा कि वो जनता के खिलाफ खड़ी हो रही है और जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए ऐसा कर रही है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव से ठीक पहले वो जनता की नजरों में इस रूप में दिखना चाहेगी। तो यदि वो ऐसा नहीं करती है, अध्यादेश नहीं लाती है, तो फिर उसके पास क्या रास्ता बचता है? क्योंकि ये बात तो तय है कि सरकार हर कीमत पर इस जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश करेगी। हमें लगता है कि सरकार इस मामले को लटकाने की कोशिश करेगी। तो जैसा कि आपको पता है, कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो 3 हफ्ते के भीतर सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दे और चुनाव आयोग अगले 1 हफ्ते में उसे सार्वजनिक कर दे। हमें ऐसा लगता है कि एसबीआई 3 हफ्ते के भीतर आयोग को पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराएगा। वो इस मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव तक लटकाए रखेगा। कोर्ट से वो इसके लिए अतिरिक्त समय मांगेगा। अतिरिक्त समय की सीमा बीत जाने के बाद फिर समय मांगेगा और इस तरह से किसी भी तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसको खींचकर ले जाएगा। और यदि चुनाव में ये सरकार वापस सत्ता में लौट आती है तो फिर इस मामले का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। फिर ये जानकारी सार्वजनिक होती है, नहीं होती है, क्या होता है, ये भविष्य बताएगा। मगर ये सारा मामला महत्वहीन हो जाएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को इसी रास्ते पर खींचकर ले जाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगी? तो क्या वो इस मामले को लोकसभा चुनाव बीत जाने तक लटके रहने देगी? क्या एसबीआई को वो इतना समय देगी? दे सकती है, क्योंकि वो ऐसा करती रही है। अतीत में कई बार उसने ऐसा किया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले को लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कहा था। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने उस मामले को लटकाए रखा। मामला फिर कोर्ट में आया तो कोर्ट ने उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी। निर्णय फिर भी नहीं हुआ। मामला फिर कोर्ट में आया तो विधानसभा अध्यक्ष ने फिर समय मांगा, कोर्ट ने फिर समय दे दिया और इस तरह से फैसले के 8 महीने बाद उस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया।
और जो निर्णय लिया वो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना घोषित कर दिया, जैसा कि चुनाव आयोग ने भी किया था, और इसके बाद उद्धव गुट का दावा अपने आप खारिज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को समय दे सकती है, मगर यदि वो ऐसा करती है तो उसके फैसले की उस भावना का क्या होगा जिसमें उसने कहा है कि जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है वोट देने से पहले कि वो जिसे वोट करने जा रही है, जिस दल को, उसे फंडिंग कौन कर रहा है। तो अब अगर चुनाव से पहले जनता ये नहीं जानेगी तो चुनाव के बाद जानने का क्या मतलब होता है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की इस भावना को पुनर्स्थापित करना चाहेगी तो हो सकता है कि वो एसबीआई को अतिरिक्त समय न दे, या समय दे भी तो उसे ये निर्देश दे कि चुनाव से पहले उसे हर हाल में ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कदम उठाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सरकार के लिए, सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही असहज स्थिति होगी और निश्चित रूप से इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल क्या होता है ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, हम इंतजार करेंगे। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, यदि ये चर्चा आपको ठीक लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि जो भी नई कहानी, नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो वो जानकारी, सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।